बात कहूँ, बाबा को गुजरे हुए इतने साल हो गए। आपने घर घर जाकर काम किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, पर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। अब मुझे भी काम करने दो, जिससे घर चलाने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अच्छा, और क्या करेगी? 12वीं पास को क्या नौकरी मिलेगी? मेरी तरह झाड़ू पोछा करना चाहती है क्या? हाँ, तो क्या बुराई है इसमें? आपने भी तो झाड़ू पोछा करके ही गुजारा किया है ना। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तू भी यही काम करे। अरे मैंने तुझे कभी धूप में भी नहीं निकलने दिया ताकि तेरा रंग न काला पड़ जाए। तू देखना, मैं तेरी शादी किसी अमीर घर में कराऊंगी। मैं बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, पर जरा बताओगी कि आप मेरी शादी अमीर घर में कैसे करोगी? करूंगी, जरूर करूंगी, ताकि तू जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सके, मेरी तरह दूसरों के जूठे बर्तन ना धोए, समझी? अब चुपचाप हलवा दे। अपनी माँ कल्पना की बात सुनकर ईशा हंसने लगी। पति के गुजर जाने के बाद कल्पना ने बड़ी दिक्कतों से अपनी इकलौती बेटी ईशा को पाल पोस कर बड़ा किया था, और अब उसकी शादी की चिंता कल्पना को दिन रात खाई जा रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद, सुनीशा, मेरी पगार आ गई है, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, राशन पानी ले आती हूँ। ठीक है माँ। तुझे कुछ चाहिए तो बता। हाँ, एक बढ़िया सा लहंगा ले आना, 5-7 लाख रुपए का। इसी तरह कल्पना और ईशा का जीवन कट रहा था। 1 महीने बाद जब कल्पना फिर बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी, तब ईशा, मैं बाजार जा रही हूँ, 1 गिलास पानी तो देना। पानी बाद में पीना, पहले ये देखो। ईशा ने एक नया ब्लाउज अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। वो ब्लाउज वाकई बहुत ही प्यारा लग रहा था। कुछ दिन पहले कल्पना की मालकिन ने उसे एक साड़ी दी थी, पर उसका ब्लाउज नहीं था, तो कल्पना ने अपनी माँ के लिए घर पर ही एक ब्लाउज सिल दिया था। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है, ला पानी दे दे। पानी बाद में, पहले झट से साड़ी और ये ब्लाउज पहनकर दिखाओ मुझे। ईशा अपनी माँ को कमरे की तरफ धक्का देकर कहने लगी। थोड़ी देर बाद कल्पना वही साड़ी पहनकर बाहर निकली। वो उस साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही थी। अरे वाह माँ, किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। है सच्ची? तो फिर मैं इस साड़ी को संभाल लेती हूँ, शादी बारात में काम आएगी। हाँ हाँ, संभाल लेना, लेकिन आज यही पहनकर बाजार जाओ। अरे पागल है क्या? लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोगों की चिंता छोड़ो, जाओ ना, ऐसे ही मस्त लग रही हो। तो फिर एक काम कर, तू भी अच्छे से कपड़े पहन ले, आज दोनों साथ चलेंगे, एकदम अमीर लगेंगे। कल्पना की बात पर ईशा हंसी और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों तैयार होकर बाजार चली गई, दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी लग रही थी। बाजार में जब कल्पना एक ठेले से सब्जी खरीद रही थी, तभी बगल से एक कार गुजरी। उस कार से कल्पना को थोड़ी सी ठोकर लग गई। कल्पना की चीख सुनकर कार से एक माँ बेटा बाहर निकले और कल्पना को सहारा देते हुए पूछा, ओ सॉरी आंटी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? अरे अनिकेत, ये क्या कर दिया तूने? बहन जी, आप ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। भगवान का शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। वो क्या है ना, मेरे बेटे ने अभी पिछले महीने ही कार ली है, अभी चलाना सीख ही रहा है। पता है, कैश ली है पूरी कार, लोन वोन का झंझट ही नहीं। ओह अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने में पड़ी बहन जी? पूरे 15 लाख की। आपके पास कौन सी है? वो दरअसल ना मुझे कार चलानी आती है और ना ही मेरी बेटी ईशा को, तो हम लोग कार नहीं रखते। अच्छा अच्छा, कैसी हो बेटी? नमस्ते, मैं ठीक हूँ आंटी जी। बड़ी प्यारी बच्ची है बहन जी आपकी। इसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा? हाँ वही, आजकल लड़के वालों की लाइन लगी पड़ी है घर पर। आप ही देखिए ना, कितनी सुंदर है बेटी मेरी, ऊपर से इकलौती भी है। हाँ हाँ, वो तो है। आप अपना नंबर दीजिए ना, मुलाकात होती रहेगी। जी आंटी, लिख लीजिए। ईशा ने अमृता को अपना ही मोबाइल नंबर दे दिया, क्योंकि उसकी माँ कल्पना के पास फोन नहीं था। थोड़ी देर बातचीत के बाद कल्पना और ईशा वहाँ से चले गए। सुना निकेत, तुझे कैसी लगी वो लड़की? वो बहुत सुंदर थी माँ। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पहनावे से तो काफी अमीर घर की लग रही थी, ऊपर से इकलौती लड़की है। सोच दहेज भी खूब मिलेगा और बाद में तो सब कुछ तेरा ही हो जाना है। क्या बोलता है? अरे हाँ माँ, ये बात तो सच्ची कही आपने। तो बोल, बात बढ़ाऊं क्या? हाँ हाँ, भले काम में देरी कैसी। अनिकेत तो ईशा की सुंदरता देखकर ही मोहित हो गया था। ऊपर से उन्हें अमीर मानकर दहेज का लालच दोनों माँ बेटे की आंखों में तैरने लगा। उधर शाम को ईशा के घर पर, माँ क्या जरूरत है इतना झूठ बोलने की? अरे तू चुप रह। सोच, अगर तेरी उस लड़के से शादी हो गई तो राज करेगी तू जीवन भर। पर माँ, हमारे पास उन्हें देने के लिए है ही क्या? अरे चुप कर, एक बार शादी हो गई तो फिर क्या कर लेंगे वो? पर माँ, केशव, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती ना। क्या केशव? वो मंगलू का लड़का? अरे एक छोटे से किसान के साथ शादी करके क्या ही मिल जाएगा तुझे? सुना नहीं, उस लड़के ने 15 लाख रुपए की कार खरीदी है, वो भी नकद। मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी मैं उसी लड़के से करवाऊंगी, किसी फटीचर से नहीं, समझी? इतना कहकर कल्पना वहाँ से चली गई और ईशा रोने लगी। ईशा और केशव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जब भी ईशा कल्पना के सामने केशव का नाम लेती तो कल्पना उसे झिड़क देती।
कुछ दिन बाद कल्पना ने चालाकी से अनिकेत और ईशा की सगाई करा दी। इस सगाई से ईशा और केशव दोनों के दिल टूट गए। फिर कुछ दिनों के बाद बहन जी, अब शादी की तारीख निकलवा ही लेते हैं। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। अच्छा है, तो चलिए जरा लेन देन की बात भी कर लें। देखिए, कार तो हमने अभी ही ली है, समाज में हमारा बड़ा नाम है। तो आप एक काम करिए, ईशा के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का लहंगा सिलवा देना और इतना ही कैश दे देना। बस हमारी इतनी सी ही मांग है। अब कल्पना फंस चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर अमृता और अनिकेत को सारी सच्चाई बता दी। उसे लगा था कि अनिकेत ईशा से शादी कर ही लेगा, लेकिन वो भी अपनी माँ की ही तरह लालची निकला और उसने तुरंत सगाई तोड़ दी। ईशा तो पहले से ही दुखी थी, अब कल्पना भी दुखी रहने लगी। अपनी बेटी की अमीर घर में शादी करने का उसका सपना टूट चुका था। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये झूठ की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अरे ऐसा भी क्या गलत चाहा था मैंने, सिर्फ इतना ही ना कि तेरी शादी किसी अमीर घर में हो जाए। पर ये अमीर लोग अमीर होते हुए भी कितने लालची होते हैं। चुप हो जाओ माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम एक काम करो, तुम केशव को बुला लो, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। ये सुनकर ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम को केशव घर आया तो कल्पना ने उसे अपनी हालात के बारे में सारी जानकारी दे दी। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मुझे दहेज में एक पैसा नहीं चाहिए। और आप चिंता मत करिए, मैं जानता हूँ कि न तो ईशा को कोई भाई है और न उसके पिता, तो आपकी देखरेख भी मैं ही करूंगा। केशव की बात सुनकर कल्पना को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने केशव को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और फिर पंडित को बुलाकर दोनों की शादी की तारीख तय कर दी। 1 महीने बाद शादी की तारीख निकल गई। उधर एक दिन कल्पना के घर में अचानक एक बूढ़ी भिखारन आई। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माँ, आओ ना, बैठो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। बूढ़ी भिखारन ने खाना खाया और फिर एक गिलास में रखा पानी पिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने एक भूखी भिखारन को खाना खिलाया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, बस आप मेरी बेटी को आशीर्वाद दो, इसकी अगले महीने शादी है। अरे वाह बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकती हूँ, कोई उपहार नहीं। हाँ, लेकिन एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना अम्मा। तुम्हारे कुएं का पानी थोड़ा खारा है, इसे थोड़ा सा और गहरा करवा लो, और हो सके तो अपनी बेटी की शादी से पहले, ताकि सारे मेहमान मीठा पानी पी सके, और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जी अम्मा। ये बात कहकर बूढ़ी भिखारन वहाँ से चली गई। उधर ईशा ने ये बात केशव को बताई तो केशव अपनी कुदाल लेकर कुआं गहरा करने आ गया। उसने कुएं में उतरकर खुदाई शुरू की। तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि नीचे सोने के सिक्कों से भरा एक मटका था। उसे देखते ही चमत्कार हो गया, चमत्कार। वो कोई भिखारन नहीं थी, वो तो साक्षात देवी माँ थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगी। अमृता ने उनमें से कुछ सिक्के बेचकर ईशा के लिए 10 लाख का लहंगा बनवाया और एक बहुत महंगी कार खरीदकर केशव को दी। माँ जी, मुझे इतनी महंगी कार की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है पर हमें तो है। अरे भाई, 10 लाख का लहंगा पहनकर मेरी बेटी 20 लाख की कार में तो बैठेगी ही ना। और हाँ, जरा वो अमृता के घर भी चलना है, मिठाई देकर आते हैं। अमृता और अनिकेत नई कार और खास तौर पर ईशा का लहंगा देखकर हैरान थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे। वहीं ईशा और कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों का सपना जो पूरा हो गया था। रायगढ़ नाम के गांव में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो कि बेहद ही गरीब थे। उन्हें अक्सर पूनम की शादी की चिंता सताती रहती। लेकिन कहते हैं ना कि जन्म, मृत्यु और शादी ये सब तो ऊपर से लिखा हुआ आया होता है। एक रोज उस गांव में सरकारी काम से एक सरकारी अफसर आया। उसने जब खूबसूरत पूनम को देखा तो उस पर मोहित हो बैठा और अपने मन में सोचने लगा। लोग सच ही कहते हैं, असली खूबसूरती तो गांव में ही होती है। अनुभव ने उसके मजदूर पिता से उसका हाथ मांगा और पूनम के पिता ने शादी के लिए झट से हाँ कर दी। आखिर वो कौन सा पिता है जो अपनी बेटी की सरकारी अफसर से शादी नहीं करना चाहेगा। फिर दोनों की शादी हो गई और अनुभव उसे लेकर शहर अपने घर आ गया। पहले तो उसके घर वालों ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर बेटे की मर्जी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सही है, गरीब देवरानी आई है, अब इससे घर का सारा काम करवाया जा सकता है। गरीब घर की लड़की पूनम शादी कर अमीर ससुराल आ तो गई, लेकिन उसमें और उसकी अमीर जेठानी में काफी अंतर किया जाता था। दरअसल बड़ी बहू अंकिता की शादी में सरला देवी को खूब दान दहेज मिला था, लेकिन पूनम एक जोड़ी में ही ससुराल आई थी, जिस वजह से सरला अक्सर उसे ताने देती थी। ऐसे ही एक रोज त्योहार के वक्त अंकिता के घर से खूब सामान आया, जबकि पूनम के घर से कुछ नहीं आया। न जाने किन कंगलों के घर ब्याह कराया मेरा बेटा, तीज त्योहार पर भी कुछ नहीं भेजता इसका बाप। माँ जी,
बाबूजी की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो इतनी दूर नहीं आ पाए। तेरे और तेरे बाप के सब बहाने जानती हूं मैं। चल जा, आप जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर, फिर बर्तन धोकर मेरे पांव दबा देना। जी माँ जी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हर काम बेचारी पूनम को ही करना पड़ता था, जबकि अंकिता किसी काम को हाथ नहीं लगाती। फिर एक रोज पूनम अपनी जेठानी से, दीदी मुझे अपने पिताजी को एक फोन करना है, क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ? दरअसल मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसीलिए तो मुझे इन गरीबों से नफरत है। यहाँ आई नहीं कि आते ही मांगना शुरू कर दिया। कोई जरूरत नहीं है उस भिखारी से बात करने की, जा अब काम कर। बेचारी पूनम रोते हुए काम पर लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने पिता की ओर ही था। फिर एक रोज उसके गांव से फोन आता है कि उसके पिता की मौत हो गई। बेचारी पूनम बचपन से माँ के बिना रही, तब से उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया। दरअसल पूनम की माँ का देहांत जल्द ही हो गया था, जिस कारण पूनम अक्सर माँ के प्यार के लिए तरसती रही। वो सोचती थी कि ससुराल जाकर अपनी सास से वो प्यार पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरला देवी अक्सर उसे खरी खोटी सुनाती रहती। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके, सिवाय उसके पति अनुभव के, लेकिन वो भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता। एक दिन अंकिता चिल्लाते हुए, अरे मेरे रूम में अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई? ये पूनम कहाँ मर गई? माँ जी देखिए ना, अब क्या सुबह की कॉफी के लिए भी दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा? रुक, अभी बताती हूँ उस गरीब को। सरला फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर एक बाल्टी में भरती है और बेचारी पूनम के ऊपर गिरा देती है। तुझ महारानी को यहाँ बेड पर पड़े पड़े खाने को नहीं देने वाली मैं। चल खड़ी हो और उठकर घर का काम कर। वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सब ड्रामे ना कहीं और जाकर करना। चल उठ और काम पर लग जा। तुझ गरीब को मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। लेकिन तभी वहां अनुभव आ जाता है और वो अपनी पत्नी के प्रति अपनी माँ और भाभी का ऐसा बर्ताव देख गुस्से में आ जाता है। माँ, उस बेचारे की तबीयत कितनी खराब है, देखो तो वो कैसे कांप रही है, और तुम उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ मैं अपना फोन घर पर भूल गया और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम इसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रहूंगा। अनुभव डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। वो पूनम को इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देता है। 2 दिन बाद अनुभव पूनम को लेकर सरकारी क्वार्टर में रहने चला जाता है। अंकिता बहू तो बड़े घर की लड़की थी, इसलिए वो तो कोई काम करती नहीं, जिसकी वजह से अब सरला को ही सारा काम करना पड़ता। अब उसे अपनी गरीब बहू की अहमियत समझ आने लगी। एक रोज सरला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर के काम करती रही और सोचने लगी, मेरी छोटी बहू जब से इस घर में आई थी तब से उसने मुझे एक काम नहीं करने दिया, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया, और एक अंकिता बहू है जिसे मेरी पड़ी ही नहीं। काम करने के बाद सरला अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई, जहां उसका बदन बुखार के मारे बुरी तरह तप रहा था। ओफो, पहले एक काम वाली घर से चली गई तो अब ये दूसरी काम वाली यहाँ बिस्तर पर बीमार पड़ गई। बहुत जोरों की भूख लगी है, एक काम करती हूँ, आज बाहर से ही अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ। अंकिता अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखते हुए पिज्जा खा रही होती है, जबकि सरला अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। तभी पूनम और अनुभव वहां आ जाते हैं। माँ जी, आपको तो कितनी तेज बुखार है, सुनिए जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। पूनम तब तक सरला के सर पर पानी की पट्टियां रखती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसे दवाई देता है। फिर पूनम उस दिन वहीं रुककर अपनी सास के लिए खाने में खिचड़ी बनाती है और साथ ही उसके हाथ पांव दबाती और समय समय पर दवाई देती, जबकि बड़ी बहू अंकिता अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती और अपने कमरे में आराम करती। सरला को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो तो हीरा निकली, और जिसे हीरा समझकर अपने सर का ताज बनाया वो तो असल में पत्थर निकली। पूनम बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए। पूनम और अनुभव सरला को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पूनम उसकी खूब सेवा करती है। कुछ दिनों में अनुभव का प्रमोशन हो जाता है और उसे रहने के लिए एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिलता है, जिसमें खूब नौकर चाकर होते हैं। अब गरीब बहू पूनम आराम से अपने पति के और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी, जबकि बड़ी बहू अंकिता के पति की नौकरी चली गई और उसके पिता का बिजनेस भी डूब गया।
जिसके चलते अब उसे गरीबी में रहकर गुजारा करना पड़ा। साथ ही अब घर के सारे कामकाज उसी को करने पड़ रहे थे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कब वक्त का पहिया घूम जाए किसी को नहीं पता। अरे जानकी, सुना है तेरी देवरानी तो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ मौसी, सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं है बल्कि वो तो नौकरी भी करती थी। अच्छा, तो तू ना जरा बचकर रहना। जरा बचकर रहना मतलब? मौसी मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि बड़ी तीखी मिर्ची होती हैं ये ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां। पता चला कि तू है तो जेठानी, पर वही आकर पूरे घर पर राज करने लगे। वो औरत जानकी के मन में अपनी होने वाली देवरानी को लेकर शक पैदा कर गई थी। दरअसल जानकी की शादी 2 साल पहले ही सुरेश से हुई थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसने आते ही पूरा घर बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सुरेश का छोटा भाई था महेश, जिसकी शादी अब प्रिया से होने जा रही थी। तब दूल्हे बने महेश को देखकर जानकी ने कहा, क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े जच रहे हो। अब जाओ जल्दी से हमारी देवरानी ले आओ। अकेले घर का काम करके मेरा तो बुढ़ापा ही आ गया। प्रिया आएगी तो कम से कम मैं भी किसी पर हुक्म चला सकूंगी। आप भी ना भाभी, कमाल ही करती हो। धूमधाम से महेश और प्रिया की शादी हुई और प्रिया अपने ससुराल आ गई। उधर जब बारात नई दुल्हन को लेकर जानकी के दरवाजे पर आने वाली थी, तभी एक बार फिर वही औरत जानकी के पास आई और बोली, मेरी बात सुन जानकी, नई बहू तुझसे छोटी है, सो उसे सिर पर मत चढ़ने देना। उसे एहसास होना चाहिए कि जेठानी तू है और वो तेरी देवरानी, समझी? हाँ 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 मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। उस औरत की बातें जानकी के दिमाग में बस गई थी। जानकी ने भी ठान लिया था कि वो प्रिया से थोड़ा सख्ती से ही पेश आएगी। शादी को 1 हफ्ता बीत गया, सब ठीक चल रहा था। प्रिया बिना किसी के कहे ही जानकी का घर के कामों में हाथ बटाती। तो इस तरह जानकी और प्रिया की पटरी अब आपस में मिलने लगी थी। दोनों सारा दिन हंसते और बात करते करते काम निपटाते। लेकिन बीच बीच में जानकी को जब भी उसकी मौसी की बात याद आती और वो थोड़ा सा सख्त होने की एक्टिंग करने लगती। फिर एक दिन, अरे जानकी, जरा सुनो तो। हाँ जी कहिए। वो प्रिया और महेश को हमारी कुलदेवी के मंदिर भी तो ले जाना है ना, तो तुम एक काम करो, शहर जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। पैसे अलमारी से निकाल लेना। शहर से क्यों? यहाँ हमारे यहाँ दुकानें कम है क्या? अरे बाबा, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ी पसंद ना आए। अच्छा, आपने कभी मेरे लिए तो शहर से साड़ी नहीं मंगवाई। अच्छा, तो तुम भी ले आना अपने लिए एक बढ़िया साड़ी। अब खुश हो? और सुनो, महेश को साथ ले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं कल पूरा दिन बाहर रहूंगा। ठीक है। सुरेश की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन जानकी अपने देवर महेश के साथ बाइक से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में महेश ने जानकी से पूछा, क्यों भाभी, जेठानी और देवरानी की सही बन रही है कि नहीं? तुम बाइक चलाने पर ध्यान दो, बड़े आए रिश्तों के इंस्पेक्टर। रिश्तों का इंस्पेक्टर। पर देखना भाभी, एक दिन आपको प्रिया पर नाज होगा। जानकी महेश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो भविष्य देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे कौन सी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। वो जिस रास्ते से जा रहे थे, वहाँ एक बेकाबू ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से महेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो जानकी भी कई फुट उछलकर दूर जा गिरी। वहाँ मौजूद लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुँचाया। वो दोनों तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, आपकी पत्नी जिंदा तो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। अब इस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई है। हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन दिमाग में लगी चोट की वजह से उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। अंदरूनी अंगों को भी बहुत गहरी चोट आई है। हम उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान बदन में कोई हलचल हुई तो ठीक, वरना आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर वहाँ से चले गए और अस्पताल के कोने में सुरेश और दूसरे कोने में प्रिया दहाड़े मारकर रोने लगे। सुरेश ने अपने भाई को गवा दिया था और जानकी जिंदा लाश बन चुकी थी। तो वहीं प्रिया शादी के 7 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। कई दिनों के बाद भी जानकी के बदन में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। फिर एक दिन, देखिए सुरेश जी, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जानकी की हालत में कोई सुधार नहीं है। उन्हें यहाँ रखकर आप सिर्फ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो अपने आखिरी दिन आप लोगों के साथ अपने घर में गुजारे। कितना वक्त है मेरी जानकी के पास डॉक्टर साहब? जैसी उनकी हालत है, ज्यादा से ज्यादा 6 या 8 महीने। डॉक्टर की बात मानकर सुरेश जानकी को घर ले आया। अब जानकी सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। उसकी आंखें खुली रहती, पर वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती। फिक्र मत करो जानकी, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना ऑफिस देखिए, दीदी को अब से मैं संभालूंगी। वैसे भी मेरे पास अब करने के लिए है ही क्या। अगर मेरी सेवा और प्यार से दीदी ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया। प्रिया की बात मानकर सुरेश ऑफिस चला गया। इधर प्रिया ने जानकी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली। सुरेश ऑफिस जाता और प्रिया सारा दिन जानकी की सेवा में लगी रहती। शाम को सुरेश आकर जानकी से खूब सारी बातें करता। जानकी बातें सुनती तो थी, मगर उनका जवाब नहीं दे सकती थी। उधर दिन भर प्रिया जानकी की दवाइयों से लेकर उसकी साफ सफाई तक का पूरा ख्याल रखती। प्रिया की सेवा और उसका प्यार देखकर जानकी की आंखों से आंसू आ जाते थे और वो मन ही मन सोचने लगी, कितना गलत सोचती थी मौसी। एक देवरानी से बढ़कर ये तो मेरी छोटी बहन जैसे ख्याल रखती है। बेचारी का सुहाग नहीं रहा, लेकिन वो सब भुलाकर मेरी तीमारदारी में लगी है। हे भगवान, मेरा तो जो होना था वो हो गया, पर इस बेचारी के साथ इतना अन्याय मत करो। बिना पति के कैसे जिएगी सारी जिंदगी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। प्रिया के जी जान लगाने के बाद भी जानकी की तबीयत में कोई सुधार नहीं था।
फिर एक दिन सुरेश ने प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुरेश के जाने के बाद तो प्रिया हर वक्त जानकी के साथ ही रहती और रात को भी उसी के बगल में सोती। जानकी अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि प्रिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था या उसे पढ़ाया गया था, बल्कि वो सच में नए जमाने की एक बहुत ही जिम्मेदार लड़की थी। फिर एक रात जब प्रिया सो गई तो जानकी ने फिर अपने मन में सोचा, कब तक ये दोनों मेरी सेवा ऐसे ही करते रहेंगे? कब तक प्रिया और सुरेश अकेले अपना जीवन काटेंगे? कब तक मैं इन दोनों पर ऐसी बोझ बनी रहूंगी? यही बातें सोचते सोचते जानकी की भी आंख लग गई। एक हफ्ता बीत गया। सुरेश वापस आया तो आते ही वो जानकी के पास बैठ गया। प्रिया भी सुरेश के लिए पानी लेकर वहां गई। तभी अचानक जानकी के हाथ में हलचल हुई। ये देखकर सुरेश और प्रिया बहुत ही खुश हो गए। वो डॉक्टर को फोन करने ही वाले थे कि उससे पहले ही जानकी का कांपता हुआ हाथ सुरेश की तरफ बढ़ा। सुरेश ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और फिर जानकी ने प्रिया को भी आंखों से उसके पास आकर बैठने का इशारा किया। प्रिया भी फौरन जाकर जानकी के पास बैठ गई। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को अभी फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। लेकिन प्रिया वहां से नहीं जा सकी क्योंकि जानकी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर जानकी ने गहरी सांस ली और सुरेश और प्रिया का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो क्या कहना चाहती थी ये सुरेश और प्रिया अच्छे से समझ चुके थे। तब प्रिया ने उससे कहा, आप ये सब मत सोचिए, आप अब ठीक हो जाएंगे, आप देखना। ये कहते हुए प्रिया जानकी के काफी नजदीक आ गई थी तो जानकी ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और फिर वो हमेशा के लिए